ठीक है, तो आज से हमारा छत्तीसगढ़ जो बैच शुरू हो रहा है, इसमें मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन शुरू करूँगा। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हमें पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति एवं जनजाति, कला एवं साहित्य, पंचायती राज व्यवस्था, आर्थिकी एवं समसामयिकी। तो आर्थिकी समसामयिकी को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं इतिहास। तो आप जब छत्तीसगढ़ के इस नए बैच में जब आपने एडमिशन लिया है, तो साथ ही साथ मैं आपको भारत का भी कुछ कुछ चीज़ें बताते चलूँगा। जैसे चट्टानें, तो जब तक भारत के चट्टानों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप छत्तीसगढ़ के चट्टानों को नहीं पढ़ सकते। तो इस छत्तीसगढ़ के बैच में आप भारत के भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। हमारा जो बैच शुरू होगा वो होगा भूगोल से। भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक होगा प्राकृतिक भूगोल और दूसरा होगा मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है उसे बोलते हैं प्राकृतिक भूगोल। तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है? चट्टान, जिसको हम बोलते हैं भूगार्भिक संरचना। तो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना अर्थात हम जहाँ रह रहे हैं इसके नीचे किस प्रकार की संरचना है, कौन सा चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर कौन सी मिट्टी है और हम किसके ऊपर रह रहे हैं। हमारे ज़मीन के हम जहाँ रह रहे हैं उसके जस्ट नीचे जो ज़मीन है वो किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है, इसको बोलते हैं भूगार्भिक संरचना। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं हमारे राज्य की मृदा के बारे में। उसके बाद फिर हमारे राज्य में जितने भी वन हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और वन में ही हम क्या पढ़ लेंगे? नेशनल पार्क पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर अभ्यारण्य पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है बताइए ज़रा। एक होता है नेशनल पार्क और एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः आरक्षित होता है, उसमें मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। राष्ट्रीय उद्यान में आप किसी जानवर को तो शिकार तो बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति एवं जीव जंतु दोनों का संरक्षण होता है, जबकि किसी पर्टिकुलर जीव का संरक्षण करने के लिए अभ्यारण्य बनाया जाता है। अभ्यारण्य के आसपास में आपको बस्तियां दिखाई देंगी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में आपको बस्तियां दिखाई नहीं देंगी उसके सीमा में। उसके सीमा के बाहर ही आपको मानव बस्तियां दिखाई देंगी, गांव दिखाई देंगे। राष्ट्रीय उद्यान के लकड़ी वगैरह को घर ले जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पे जाके कटाई वटाई करना प्रतिबंधित है। जबकि यहाँ पे अगर कोई पेड़ गिरे विरे हैं तो उसको सर में बोह के आप ला सकते हैं अभ्यारण्य में। दोनों में ये अंतर होता है, ठीक है। तो इसी में हम वन में हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। और नदियाँ जब पढ़ेंगे तो इसी में हम जलप्रपात वगैरह पढ़ लेंगे और इसी में हम बांध पढ़ लेंगे। मैं इधर बांध लिख रहा हूँ क्योंकि बांध मानवीय क्रियाकलाप से भी बनता है। बांध, जलप्रपात प्राकृतिक रूप से बनता है मेरे भाई, लेकिन बांध तो सरकार बनवा रही है ना। तो उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं चट्टान वट्टान हो गया। अब हम मानव भूगोल में प्रवेश करेंगे। मानव भूगोल में जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप है, पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर को हमने अपने उपयोग के लिए खनिज बना दिया। पत्थर को हमने क्या बना दिया? खनिज। तो जहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप शुरू हो गया वो आ जाता है मानव भूगोल में। इसी प्रकार इन खनिजों को हम कहाँ ले जाते हैं बच्चों? उद्योग में। तो उद्योग धंधे क्या पढ़ेंगे हम? छत्तीसगढ़ के उद्योग धंधे। उसके बाद फिर कृषि पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कृषि। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जनगणना। और इसी में ही हम अन्य चीज़ों को जैसे पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ का परिचय। परिचय में नामकरण हो गया। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, कब पड़ा, पुराना नाम इसका क्या था। उसके बाद फिर इसका गठन। उसके बाद फिर जिला, किस प्रकार जिला बना। छत्तीसगढ़ का पहला जिला रायपुर और बिलासपुर 1861 में बना था। वहाँ से लेकर वर्तमान तक के पूरे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति वक्ति पूरे कंप्लीट जिलों तक आएंगे हम। जिला एवं संभाग निर्माण इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा भूगोल का एक छोटा सा सिलेबस हुआ। इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इतिहास को। इसमें पूरा जिला परिचय भी पढ़ेंगे, है ना।
आपको जगह याद रहना चाहिए। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि कोई जब बताता है ना तो फिर जिला परिचय में ही वहाँ की नदी, तो वहाँ का मिट्टी, तो फिर वहाँ का कौन कौन सा पर्वत ये सब पढ़ लेते हैं। हम पर्वत वगैरह को अलग से पढ़ेंगे ना। जब हम पर्वत पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में पर्वत ही पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में नदियाँ दिखाई देंगी। जिला परिचय में किसी जिले में कौन सा जगह फेमस है, जैसे अंजनी कहाँ है, गुंजी कहाँ है, ये सब, ठीक है, फरस गांव कहाँ है, ये सब हम पढ़ेंगे, रामानुजगंज वगैरह के बारे में। तो जिला परिचय में हम उस जिले में जो फेमस प्लेस हैं, जो ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व के जगह हैं, हम उन सारे जगहों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण। ठीक है भाई, आप हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ का नामकरण, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आता है 26वें राज्य के रूप में, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ये। ठीक है, तो हम इस छत्तीसगढ़ का नामकरण, कैसे छत्तीसगढ़ इसका नाम हुआ और प्राचीन समय में इसका नाम क्या था, हम ये देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं नामकरण हमारे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के 2 नाम आपको देखने हैं शुरू में। एक तो मिलेगा कोसल, और उसके बाद फिर वर्तमान में वही कोसल आपको छत्तीसगढ़ के रूप में देखने को मिलता है। एक तो कोसल राज्य और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ से पहले हम कोसल कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से साहित्य में कोसल का नाम लिखा है, पहले हम इसको देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं रामायण काल। रामायण काल चार युग हुए हैं। सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद फिर द्वापर युग और अभी चल रहा है कलयुग। तो ये जो रामायण काल जो है ये त्रेता युग की घटना है। भगवान राम ये त्रेता युग में हुए थे, तो त्रेता युग का बात करते हैं। रामायण काल में आपको मालूम है, रामायण काल के बारे में, कि भगवान राम जी का हमारा छत्तीसगढ़ मामा गांव है कि नहीं है? मामा गांव है। ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे एक राजा थे कोसल, और कोसल राज के पुत्र का नाम था भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री थी भानुमती कौशल्या। एक लौती पुत्री थी, और इन कौशल्या माता का विवाह होता है अयोध्या के राजा दशरथ के साथ। तो जब एकलौती पुत्री थी कौशल्या, तो महाराज दशरथ को यह पूरा क्षेत्र मिल गया, उसके अधिकार में यह पूरा क्षेत्र चले गए। तो राजा दशरथ के राज्य क्षेत्र में हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो भी शामिल हो गया। इसके बाद फिर दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। सुमित्रा के 2 पुत्र शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण, और कैकई के भरत एवं माता कौशल्या के भगवान श्री राम, है ना। तो जब भगवान श्री राम को वनवास होता है, वनवास के बाद जब वो वापस अयोध्या जाते हैं, उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में काटा है। राम वन पद गमन को हम अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जब वो वापस जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न होता है सीता माता को लेकर। तो फिर उसे
छत्तीसगढ़ में ही ला के छोड़ दिया जाता है, यहाँ महासमुंद में। तो तुरतुरिया आश्रम में महर्षि वाल्मीकि यहाँ वे निवास करती हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वे निवास करती हैं। ये महर्षि वाल्मीकि वही महर्षि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। ओरिजिनल जो रामायण है उसकी रचना की है, ठीक है। और इन्हीं महर्षि वाल्मीकि यहाँ सीता माता के 2 पुत्र होते हैं। एक हैं लव जो कि बड़े भाई हैं, और एक हैं कुश। तो लव एवं कुश। लव एवं कुश में जब साम्राज्य का बंटवारा होता है तो लव को मिलता है ऊपर का कोसल क्षेत्र, उत्तर कोसल, और कुश को मिलता है दक्षिण कोसल। और कुश ने अपनी राजधानी दक्षिण कोसल में कुश स्थली को बनाई, जिसकी पहचान वर्तमान में हम सिरपुर से करते हैं। इतिहासकारों का ये कहना है कि जो कुश का राजधानी था, कुश स्थली, वो सिरपुर हो सकता है। तो अगर आपको पूछा जाए पेपर में कि प्राचीन भारत में छत्तीसगढ़ में राजधानी का दर्जा किसे प्राप्त था, तो आप लिखेंगे सिरपुर। और ये जो दक्षिण कोसल था, तो यहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे उसे कोसली भाषा कहते हैं। क्या भाषा कहते हैं? कोसली। जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो लोग बोलते हैं उसे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, चीन के लोग जो बोलते हैं उसको चाइनीज़ बोलते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार कोसल क्षेत्र की जनता उस समय जो भाषा बोलती थी उसे कोसली भाषा बोलेंगे। एक्चुअल में वो क्षेत्रीय भाषा थी, तो क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बोली। तो छत्तीसगढ़ की हमारे राज्य की सबसे प्राचीन अगर बोली पूछा जाए तो आप बोलेंगे कोसली। क्या बोलेंगे? कोसली। और प्राचीन समय में हमारे राज्य की राजधानी का गौरव या दर्जा प्राप्त था सिरपुर को। तो रामायण काल में आपको पता चल गया कि रामायण काल में हमारा जो क्षेत्र था वो दक्षिण कोसल था, कुश की राजधानी थी, ठीक है। और इसी समय बस्तर का अपना अलग महत्व था। इस समय बस्तर को दंडक वन या दंडकारण्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडकारण्य। तो इस समय बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था और हमारे क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था। तो ये हो गया आपका त्रेता युग का। अब हम आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग एक युद्ध हुआ जिसने पूरे के पूरे कलयुग पर भी प्रभाव छोड़ा। आज हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, महाभारत, है कि नहीं? तो अब हम द्वापर युग पे प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का लीला देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, इसको हटाएं। अब देखो, हम इसको बोलेंगे महाभारत काल। हम इसको क्या बोलेंगे? महाभारत काल। महाभारत काल। तो सीधे सीधे नामकरण, हमको नामकरण पढ़ना है। बाकी इतिहास में तो महाभारत काल को तो एकदम विस्तार से पढ़ोगे मेरे भाई। महाभारत काल, रामायण काल वो इतिहास का हिस्सा है, बस मैं नामकरण पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। छोड़ो महाभारत काल। तो महाभारत काल में 5 पांडवों को तो आप जानते हो, अरे हाँ या ना? 5 पांडवों में एक सबसे छोटा भाई था सहदेव। सहदेव का जो विजित क्षेत्र था, विजित क्षेत्र मतलब सहदेव ने जो क्षेत्र जीते थे साम्राज्य विस्तार के चलते हुए, तो उन विजित क्षेत्र में एक हमारा छत्तीसगढ़ भी था। इस समय छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राग कौशल कहा जाता था। प्राग कौशल कहा जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा गया है महाभारत काल में। और इस समय जो बस्तर क्षेत्र था, इसे घना जंगल, और घना जंगल को बोला जाता है महाकांतार। रामायण काल में दंडकारण्य बोला गया था बस्तर को, दंडकारण्य। और ये था कुश की राजधानी दक्षिण कोसल।
एक्चुअली में कोसल ही थी, दक्षिण कोसल पाणिनि के अष्ट अध्याय में देखने को मिलेगा, महाकांतार। तो रामायण काल एवं महाभारत काल होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं समुद्रगुप्त के पास। गुप्त शासन में भारत में एक बहुत बड़ी साम्राज्य स्थापित हुई थी, गुप्त साम्राज्य। और ये जो गुप्त शासक थे, इनका शासन पाटलिपुत्र में था। गुप्त शासन की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, और यहीं पे एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में यह लेख मिलता है करके इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको लिखाया है समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने। इसमें समुद्रगुप्त का विजय अभियान भी मिलता है। इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, जैसे वर्तमान में कोई भी विधायक, सांसद कोई हॉस्पिटल बनवाता है, किसी कॉलेज का उद्घाटन करवाता है कोई सरकार, तो वहाँ पे वो लोग पूरा बोर्ड में अपना नाम लिखवाते हैं। वैसे ही उस समय राजा की उपलब्धियों को पत्थरों में पाषाण अभिलेख, स्तंभों में स्तंभ लेख, तांबे के पत्तों में ताम्रपत्र अभिलेख, इस प्रकार का लेख लिखवाया जाता था। तो समुद्रगुप्त का लेख मिलता है प्रयाग में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहलाता है वो। इसको लिखवाने वाले व्यक्ति हैं हरिसेन। राजा खुद जाके नहीं लिखवाएगा, उसका कोई दरबार का व्यक्ति होता है, अधिकारी, पदाधिकारी होता है, वो लिखवाता है। तो इसके दरबारी थे हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान था, विजय अभियान, अब राजा महाराजाओं का क्या था जी, ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा सेना, तो फिर चलो साम्राज्य विस्तार करने के लिए निकलते हैं। तो इन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। भारत में दक्षिण दिशा में 12 राजाओं को पराजित किया था। इसमें से 2 हमारे क्षेत्र से थे, वर्तमान के छत्तीसगढ़ से थे। एक शासक महेंद्र हुए और एक शासक हुए व्याघ्रराज। तो बोला गया कि कोसल के शासक महेंद्र को व कांतार के शासक व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी हमें कोसल क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? इसके बाद फिर हम आगे आते हैं वर्धन वंश में। वर्धन वंश शासन करती थी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। यहाँ पे जो राजा थे वो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन शुरू में शैव धर्म से संबंधित थे, लेकिन इन्हीं के काल में एक व्यक्ति था जो कि चीन से बौद्ध धर्म की दीक्षा पढ़ाई करने आया था। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बौद्ध दर्शन को पढ़ने आया था। और उस समय सबसे प्रख्यात, पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात था नालंदा। ये नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे पढ़ने के लिए। पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हर्षवर्धन से मिलते हैं। हर्षवर्धन इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। फिर हर्षवर्धन के गुरु बनते हैं वेनसांग। ये वेनसांग ही हैं जो चीन से आए हैं बौद्ध धर्म की पढ़ाई लिखाई करने के लिए। हर्षवर्धन के राजधानी में गए, उनके गुरु बने, और हर्षवर्धन की अध्यक्षता में महामोक्ष परिषद एवं बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए और बौद्ध धर्म की विचारधारा को बांटने के लिए हर्षवर्धन बड़ी बड़ी सभाएं करता था।
उसके बाद फिर यही जो वेनसांग हैं, अब आए हैं तो चलो थोड़ा सा भारत भ्रमण भी कर लेंगे करके निकलते हैं। तो ये अपने भ्रमण के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ भी आते हैं, यह वेनसांग हमारे छत्तीसगढ़ भी आते हैं। और छत्तीसगढ़ में 2 जगहों का इन्होंने जिक्र किया है अपने एक बुक में, उस बुक का नाम मैं आपको अभी बताता हूँ, है ना। सबसे पहले वेनसांग छत्तीसगढ़ आते हैं और इन्होंने मल्हार एवं सिरपुर की यात्रा की, सिरपुर की यात्रा की। इन्होंने इसका जिक्र, वेनसांग की पुस्तक का नाम है CU की, वेनसांग की, लेखक है वेनसांग और इसका पुस्तक का नाम है CU की। इस CU की पुस्तक में जो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, इसी पुस्तक में किसी खंड में वेनसांग ने इस पुस्तक को कौशल न बोलकर कियासलो बोला है। अब जैसे ब्रिटेन वाले या अमेरिका वाले अपने क्षेत्र के किसी जगह को कुछ और बोलेंगे और हम कोई और बोलेंगे, हमारा जो उच्चारण है वो थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं रहता है। वैसे ही एक चीन का आदमी भारत में आया है, उसको कौशल बोलो करके बोला गया, तो वो उसको ठीक से नहीं बोल पाया और उसने बोला कियासलो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वेनसांग के रचना CU की में छत्तीसगढ़ का वर्णन किस नाम से मिलता है, तो आप बोलेंगे कियासलो। कियासलो वेनसांग के पुस्तक में, इस पुस्तक में बहुत सारा वर्णन है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो वर्णन है वो कियासालो के नाम से है। ठीक है भाई, तो आप इसको नोट करें जल्दी। हो गया क्या? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर हम प्रवेश करते हैं मुगल काल में। मुगल काल, मुगल काल, तो मुगल काल में हमारा जो क्षेत्र था इसको रतनपुर राज्य कहा गया। हमारा जो छत्तीसगढ़ था इसे रतनपुर राज्य कहा गया। मुगलों के द्वारा इसे रतनपुर राज्य का संज्ञा दिया गया। एक व्यक्ति हैं अबुल फजल। अबुल फजल के पुस्तक आईने अकबरी, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है मुगल काल में। अब कुछ कुछ और थ्योरी हैं, आप इस थ्योरी को देख लीजिए, फिर हम आते हैं छत्तीसगढ़ के नाम की ओर। मैं 3-4 नाम लिख रहा हूँ। एक लेखक मिलेंगे हीरालाल, और एक मिलेंगे कनिंघम, और एक मिलेंगे वेगलर, और बाबू रेवाराम की रचना में भी है, बाबू रेवाराम की रचना में भी है।
लेखक हीरालाल कहते हैं कि पहले जो हमारा जो छत्तीसगढ़ था, भारत में उस समय, एक नॉर्मल समय मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, चतुर्भुज टाइप का, हमारी भारत की आकृति चतुर्भुज की। महाजनपद काल में 16 बड़े बड़े महाजनपद हुए। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्य का प्रशासन 28 मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं वहाँ की मंत्रिपरिषद करती है ना। उस समय राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, आंशिक गणतंत्र हुआ करता था और मुख्यतः राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, राजाओं का ही चलता था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ था इन 16 में से किसी न किसी एक का हिस्सा रहा होगा। तो हीरालाल जी कहते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो चेदीसगढ़ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? चेदीसगढ़ का। और इसी चेदीसगढ़ के नाम को, जैसे सिंधु को बाद में हिंदू बोल दिया गया, वैसे ही चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ शब्द उत्पन्न हुआ है अपभ्रंश रूप में, ये कहते हैं हीरालाल। चेदीसगढ़ से बना छत्तीसगढ़ करके। कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को, कनिंघम ने हमारे छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा है। तो किसने महाकौशल कहा है? कनिंघम। ये पुरातत्व विभाग से संबंधित है। ऐतिहासिक चीज़ों को खोजने में एवं उनको इकट्ठा करने में और उनसे ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी लेने में जो विभाग कार्य करते उसे बोलते हैं पुरातत्व विभाग। और इन्हीं के असिस्टेंट के रूप में वेगलर थे। तो वेगलर का अलग ही थ्योरी है। वेगलर क्या कहते हैं? बात है महाभारत काल की। उस समय इस क्षेत्र में जरासंध नाम का एक शासक हुआ करता था। इस शासक के परेशान करने से जो 36 चर्मकार परिवार हैं जो चमड़े का काम करते थे, वो परिवार यहाँ से स्थानांतरित होकर इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आए और इन्हीं 36 परिवारों के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट देते हैं वेगलर। अब दिए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आते हैं बाबू रेवाराम के पुस्तक विक्रम विलास में। बाबू रेवाराम का पुस्तक का नाम है विक्रम विलास। इसको छत्तीसगढ़ नाम में मेरे को पढ़ाना था, लेकिन चलो यहाँ जिक्र है तो यहीं पढ़ा देता हूँ मैं। ये कलचुरियों के इतिहास लिखने के लिए माने जाते हैं, कलचुरी राजवंश के। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजवंश है कलचुरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है विक्रम विलास। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का जिक्र है। छत्तीसगढ़ शब्द का जिक्र है। अभी तक हमने कौशल से हमने धीरे धीरे प्रवेश किया छत्तीसगढ़ शब्द में। अब हम पूरा का पूरा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ शब्द को देखेंगे। कौशल का एक रिवीजन कर लेते हैं। रामायण काल में हमारा जो क्षेत्र था कुशस्थली, कौशल राजधानी थी कुशस्थली, कौशल क्षेत्र का जी, कुश के क्षेत्र में आता था हमारा जो राज्य है वो। और इसी समय रामायण काल में ही बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। फिर हम आते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में सहदेव का क्षेत्र बना, ये सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता। उस समय इसे कहा जाता था प्राग कौशल और बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था महाकांतार। इसके बाद फिर समुद्रगुप्त जी आए। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में जो अभियान किया था उसमें हमारे क्षेत्र के भी 2 राजाओं को पराजित किया था। इस समय कौशल क्षेत्र का राजा महेंद्र था एवं कांतार क्षेत्र का राजा व्याघ्रराज था। फिर आते हैं वर्धन वंश में हर्षवर्धन। तो इसके जो राजगुरु हैं हर्षवर्धन के ह्वेनसांग, वो जब भ्रमण करने आते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ का भी वर्णन करते हैं। सिरपुर एवं मल्हार का यात्रा करते तो यहाँ का भी वर्णन करते हैं। उनके पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ का वर्णन किया सालों के रूप में मिलता है। फिर उसके बाद आप देखिए मुगल काल में हमारे राज्य को रतनपुर राज्य की संज्ञा दी गई। अबुल फजल के आईने अकबरी में भी हमारे राज्य का वर्णन देखने को मिलता है।
हीरालाल ने चेदी महाजनपद का हिस्सा माना है इसको। किसका माना है? चेदी महाजनपद का। चेदीसगढ़ से ये बन गया छत्तीसगढ़, ऐसे कहा इन्होंने। कनिंघम महाकोशल कहते हैं, वेगलर कहते हैं इस छत्तीसगढ़ का नाम 36 परिवार के आने से पड़ा है करके। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़। अभी तक हम कोसल से लेकर छत्तीसगढ़ तक हम जैसे तैसे प्रवेश कर रहे हैं। अब हम वास्तव में छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, शासकीय दस्तावेज में छत्तीसगढ़ नाम कब पड़ा उसको देखेंगे। आप रोज का काम रोज करेंगे। आप ऐसा नहीं कि हम आज पढ़ रहे हैं तो एक सप्ताह बाद रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ वैसे में कठिन हो जाएगा। वैसे हमारा छत्तीसगढ़ नया राज्य है, हम आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, आसानी से इसको पढ़ सकते हैं अगर हम निरंतर बने रहें तो, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा छुट्टी वगैरह नहीं मारेंगे बिना किसी कारण से। बरसात है, बारिश तो होगी ही होगी, है कि नहीं। ठंड में ठंड लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है, लेकिन अगर आप जॉब में लग जाओगे तो आप एक्सक्यूज़ थोड़ी ना दोगे। मान लो जा दीदी आप टीचर बन गए तो आप कभी नहीं बोलोगे कि भाई पानी गिरा था तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊँ करके, जाना पड़ेगा। तो वो तो सफलता के बाद की बात है। सफलता से पहले संघर्ष में मेहनत करना होता है। अभी आपका संघर्ष का दौर है, क्यों भाई धर्म, है ना। आज बहुत सारे बच्चे पहले दिन ही, कहाँ गया प्रवीण वगैरह सब, नहीं, चले ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ नामकरण की ओर। अब देखो, सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन करते हैं खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय। खैरागढ़, अपना ये खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय वाला, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय का नाम क्या है? प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय। वो जो इंदिरा गांधी नहीं बोलेंगे, प्रियदर्शिनी इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय। वो जो इंदिरा थी वो वहाँ के राजा की पुत्री थी, कमला देवी एवं वीरेंद्र बहादुर सिंह, उनकी पुत्री थी इंदिरा। तो वो नृत्य, संगीत और मेहंदी वहदी बनाने में, रंगोली बनाने में बहुत रुचि लेती थी। अल्पायु में उनका निधन हो जाता है। तो फिर उनके जो पिताजी होते हैं वो उस कमल विहार को, उसका नाम है कमल विहार, तो उसको दे देते हैं संगीत के लिए। तो फिर बाद में वो संगीत विश्वविद्यालय बन जाता है। ठीक है। खैरागढ़, खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय, तो राजा लोग अपने दरबार में चलो गाना सुनाओ करके ऐसे बैठे रहते थे और एक आदमी गाना गाता था। वैसे ही लेखक, गायक, नर्तक सब होते थे राजा के दरबार में। तो इनका भी एक दरबारी था जिनका नाम था दलराम राव। दलपत राव, दलपत राव, राव है कि राय है जी, एक मिनट, है ना। रुको, नोट्स में नहीं है, कितना मिनट है, काटेंगे इसको। दलपत या दलराम कुछ है। नंदू मोबाइल दिखाओ तो। हो गया क्या? ये आपका ऑथेंटिकेशन कोड वाला है। ये वाला भी मैं सेव करके रखूँगा। आप देख लो, जो कोड दिए थे आप व्हाट्सएप पे, वैसे ये भी रहेगा। चार चीज़ों में कर दिए आपके। चार चीज़ों में कर दिए।
दोनों हैं, दलपत राव भी और दलराम राव भी। कुछ पुस्तकों में दलपत राव लिखा है और कुछ में लिखा है दलराम राव। ठीक है, तो दोनों ही सही है। मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ, ठीक है, उतने को काट दूंगा। चलिए छत्तीसगढ़ नामकरण के पास आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण सबसे पहले हमको दिखाई देता है खैरागढ़ रियासत के राजा, रियासत के राजा। अब रियासत किसे बोलेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ में 14 राजाओं का शासन था। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 राजा थे बहुत सारे, लेकिन अंग्रेजों ने 14 लोगों को मान्यता दी थी। ये 14 रियासतें थी। उसी में से एक रियासत है खैरागढ़ रियासत। प्रसिद्ध रियासतों में खैरागढ़ रियासत था। तो खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मीनिधि, लक्ष्मीनिधि। और इनके जो दरबारी हैं, इनके दरबारी का नाम है दलपत राम या दलपत राय या दलराम राय। चाहे आप दलपत बोलो, चाहे कुछ पुस्तक में इनका नाम मिलता है दलराम। इन्होंने एक कविता लिखा है, लक्ष्मी निधि सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रहे। सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रहे। तो इन्होंने अपनी रचना में छत्तीसगढ़ न लिख के इसको गढ़ 36 लिखा है। क्या लिखा है? गढ़ 36 लिखा है। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है दलपत राव या दलराम राव के रचना में, जो कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि के दरबारी हैं। ये नोट करो इसको। इसके बाद फिर और हम आगे बढ़ते हैं। रतनपुर के राजा जय सिंह के पास चलते हैं। रतनपुर में एक कलचुरी राजा थे जिनका नाम था राज सिंह। राज सिंह, इनके दरबारी हैं गोपाल मिश्र। इनके दरबारी हैं गोपाल मिश्र। लिखिए गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र ने भी एक कविता लिखी और उसमें भी इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन किया है। तो गोपाल मिश्र की पुस्तक है, और गोपाल मिश्र ने जो पुस्तक लिखा था इसका नाम है खूब तमाशा। तो ये देखो, गोपाल मिश्र ने एक रचना लिखी जिस रचना का नाम है खूब तमाशा, और ये राजा जय सिंह को सुना रहे हैं औरंगजेब के बारे में। ये खूब तमाशा किसके लिए लिखा गया था? औरंगजेब के लिए। उस औरंगजेब के लिए जब लिखा गया था तो इसमें कहीं पे आ गया होगा छत्तीसगढ़ जिक्र, एक श्लोक में आ गया, एक पद में आ गया। तो आपको कोई पूछे कि भाई खूब तमाशा के रचनाकार कौन है, तो गोपाल मिश्र। और छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन खूब तमाशा में हुआ है, याद रहेगा। उसके बाद फिर बाबू रेवाराम के में तो देख ही लिया है ना। अब इसके बाद फिर हम कुछ बातें और बताते हैं आपको, कुछ बातें और बताते हैं। कल्याण साय, ये भी कलचुरी शासक है।
लेकिन इनको जहांगीर बंदी बनाकर ले गया था दिल्ली, और वहाँ पे इसी कल्याण साय ने मुगल काल का जो मुंशी था, जो दीवान था टोडरमल, उसको कृषि व्यवस्था में कैसे टैक्स लिया जाता है, कैसे राजस्व को मैनेज किया जाता है, उसको इसने सिखाया था। उस सिस्टम को बंदोबस्त प्रणाली कहा गया। राजस्व से संबंधित प्रणाली था ये बंदोबस्त प्रणाली। तो इसी कल्याण साय का जो हमारे एरिया का जो रिपोर्ट था कल्याण साय का, जिसमें लिखा था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इसको जिला गठन में और अच्छे से बनाएंगे, अभी नॉर्मल बना रहे। इसमें ये जो शिवनाथ नदी है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी, तो शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़ और नीचे में 18 गढ़। तो ऊपर और नीचे में 18 गढ़ थे कल्याण साय के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में, जिसका अध्ययन अंग्रेज राजस्व अधिकारी चिश्म ने किया था। किसने किया था? चिश्म ने। तो यह अंग्रेज राजस्व अधिकारी के दस्तावेज में मिलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ शिवनाथ नदी के ऊपर में था और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में था। तो छत्तीसगढ़ में गढ़ों को बांटने का आधार कौन सी नदी को माना गया था? शिवनाथ नदी को। शिवनाथ नदी को। इसी हिसाब से यहाँ पे राजस्व लगाया जाता था, भूमि कर राजस्व ये लगाया जाता था। अब देखते हैं शासकीय दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ का नामकरण पहली बार। एक गजेटियर, बिलासपुर जिला गजेटियर, सबसे पहले तो आप ये लिखिए। ये शासकीय दस्तावेज है जो कि जिले से छपता था, बिलासपुर जिला गजेटियर। ये छपा है 1910 में। बिलासपुर जिला गजेटियर में हमारे छत्तीसगढ़ नाम को लेकर छपा हुआ था कि भाई 1795 में कैप्टन ब्लंट का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था। तो वो जो कैप्टन ब्लंट थे, ये कांकेर तक ही आ पाए थे। कहाँ तक आ पाए थे? कांकेर से फिर ये इनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था, और इसी विद्रोह को भोपालपट्टनम विद्रोह कहा जाता है। ऐसा 1795 में हुआ था। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का जो नामकरण था ये शासकीय दस्तावेज में 1910 को मिलता है। तो प्रशासनिक लेख में छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन कब मिलता है? तो 1910 में मिलता है। किस दस्तावेज में मिलता है? तो बिलासपुर जिला गजेटियर 1910 में मिलता है। ठीक है, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का नामकरण। कौशल कहाँ कहाँ था, छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ था, कुछ चीज़ें और हैं जिसको मैं और नोट करा देता हूँ। जैसे टालमी, एक व्यक्ति हैं टालमी।
ये व्यक्ति मिस्र से संबंधित है। मिस्र, जानते हो मिस्र कौन से महाद्वीप में है? हाँ, अफ्रीका। कहाँ है जी? अफ्रीका। तो ये जो टॉलमी थे ये भूगोलवेत्ता भी थे और एक खगोलवेत्ता भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं मालूम है? जो व्यक्ति अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, जो चंद्रमा का, तारों का और क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड के अन्य पिंडों का अध्ययन करते हैं, उनको बोला जाता है कॉस्मोलॉजिस्ट। हिंदी में बोलते हैं खगोल शास्त्री। चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाता है करके इसी ने तो खोजा था जी, टॉलमी ने जी। इसी टॉलमी ने हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अधिष्टि कहा है। क्या कहा है? अधिष्टि। तो ये बातें और हैं। और एक चीज़ और लिख लो, पूरी दुनिया में सबसे पहला व्याकरण का गुरु, व्याकरणाचार्य पाणिनि। पाणिनि के पुस्तक में 8 अध्याय हैं, इस कारण उसको बोला जाता है अष्टाध्यायी। इसमें भी दक्षिण कोसल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दक्षिण कोसल। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग इन पूरी बातों को पढ़ के आइएगा। आज जो चीज़ें थी, नामकरण, ठीक है, ये अलग अलग सोर्स से जानकारी हमको मिला और हमने वो जानकारी आपको शेयर किया। आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल हम जिला गठन पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, ये हमेशा याद रहना चाहिए, पेपर में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। बाकी इतिहास में इसको और पढ़ा जाता है थोड़ा सा अंदर जाके। अभी नामकरण, नाम कैसे पढ़ा हमने वहाँ तक पढ़ा, ठीक। और कोई छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहेंगे तो आप उनको बुला लीजिएगा, ठीक है। एकदम मिनिमम से मिनिमम फीस है छत्तीसगढ़ का, और साथ ही साथ मैथ्स का भी। अब मैथ्स शुरू करेंगे, ठीक है।